गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई अकेडमी में। तो हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, तो हम लोग उसको भी कर लेंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। उसके बाद हम कंडक्टर्स के बारे में देखेंगे, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देन आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी इज पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और एक ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर का, ये जनरली पूछा जा सकता है। हम लोग इसके फॉर्मूले देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 1 एम्पियर की डेफिनेशन मतलब डिफाइन कर लेंगे। एज वेल एज 1 एम्पियर के बाद हम 1 वोल्ट की भी डेफिनेशन कर लेंगे। ओके, हम इसमें सर्किट देखेंगे, कंप्लीट इनकम्प्लीट सर्किट्स। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम सब जानते हैं कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो करती है। फिर हम सिंबल्स देखेंगे, कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं। फिर देखेंगे ओम्स लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं इसको, ओम्स लॉ। और उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग देख सकते हैं उसमें कि न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आ सकते हैं। कुछ नहीं है, हलवा है, हो जाएगा। फिर ये पावर है, पावर के बारे में हम लोग देखेंगे कि पावर क्या होती है। तो फिर चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली हम चार्ज के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये एक आप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये प्रोसेस करते हैं चार्जेस को, ये प्रोसेस करते हैं चार्जेस को, मतलब एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। बस इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के हैं अपने को, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। और इसमें हम ये जो कंडक्टर्स मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज वेल एज प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो प्रोसेस करते हैं नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। हमें बेसिकली इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऊपर ही बात करना है। तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस में अपने पास दो टाइप के चार्जेस हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी है नेगेटिव चार्ज। और चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस बोले तो नेगेटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, ये दो लाइक चार्जेस कहलाएंगे, मतलब एक जैसे दिखते हैं, तो लाइक चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्शन होता है इस तरह से, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है हैविंग नेगेटिव चार्ज, फिर अगेन एक और इलेक्ट्रॉन है हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। उसके बारे में भी हम लोग बाद में आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, कूलम्ब्स लॉ और ये सब। तो ये आपका फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। उसके बाद होता है कि अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस बोले तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। अनलाइक मीन्स एक दूसरे से अपोजिट है, तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। अगेन कूलम्ब्स लॉ से पता चलता है हमें कितना इंटेंसिटी है उसका, फोर्स का। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट जो हमारी जो चार्ज होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। उसको C से हम डिनोट करते हैं। इसकी क्या यूनिट होती है, कूलम होती है, जिसको हम C से डिनोट कर रहे होते हैं। उसके बाद एक हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। हमें ये पता करना है कि 1 कूलम चार्ज के लिए पहले हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दिस इज वेरी लेस, ये बहुत ही कम यूनिट है। आप देख सकते हैं 10⁻⁹ है, विच मीन्स अगर इसमें मैं 1.6 के जगह पे अगर 0 शिफ्ट करना चालू करूं तो 0.00000 ऐसे करके 19 बार ऐसे देना पड़ेगा, और 16 ऐसे करके देना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास काफी कम चार्ज होता है। ऑल्सो ये नेगेटिव है, इसलिए हम इसके आगे
साइन नेगेटिव लेते हैं। प्रोटॉन के पास भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बट उसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। वन प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये तो हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, लेकिन हमें ये बहुत कम चार्ज है। सिर्फ इंटेंसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये काफी कम चार्ज है। तो हमें चाहिए कि 1 कूलम चार्ज के लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, बट हमें चाहिए कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता करना होगा कितने होंगे। तो फिर से सिंपल मैथमेटिक्स है, हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज करेंगे। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा कि आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन है। 1 कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता करना है कि एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस यहाँ पे आपका सिंपल कैलकुलेशन है, 10⁻19 अपॉन 1.6, यहाँ से होगा तो उसको 10, so we'll get 10, इसमें से एक और ले लो तो 100, इधर बचेगा 10⁻18, नीचे में 16 है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 16 16 96.4040 16 to the 32 and 6.25 आ रहा है। Okay, this much number of electrons, 1 कूलम। तो ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम विच रिक्वायर टू हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो एक कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻80। ये तो हो गया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हम आते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। उसके बाद कंडक्टर्स में आपके 3 टाइप होते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, ये आ गया इसके अंदर ही। कंडक्टर्स में गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, जिनको हम रेजिस्टर्स भी बोल सकते हैं, विच प्रोवाइड्स मोर रेजिस्टेंस देन द कंडक्टर्स। एंड देन थर्ड वन इज आपका इंसुलेटर। तो कंडक्टर में आपका गुड कंडक्टर है। तो कंडक्टर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जो इंसुलेटर को और कंडक्टर को, मतलब इनके अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो इनको एक दूसरे से अलग करती है। कंडक्टर की बेसिक डेफिनेशन ये है कि विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और विच कैन अलाउ द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब लूजली बाउंड होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके एटम्स के, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन आपका एटम टू एटम। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, लूजली बाउंड होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो आपको उनको अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ट्रेवल कर सकते हैं। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसी वजह से इंसुलेटर्स कंडक्टर नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंडक्ट कर पाते हैं। अभी कंडक्टर्स के अंदर एक होते हैं जो काफी अच्छे लेवल के कंडक्टर होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ बहुत ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये सब डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर किस मटेरियल का बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। ओके, देन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही पता लग रहा है, स्टैटिक बोले तो मतलब जो रेस्ट में है, और करंट बोले तो जो फ्लो में है। करंट का मतलब ही फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिसिटी मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जस्ट एक टर्म है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तो उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अभी ये फ्लो हो सकता है इन केस अगर उसको एक क्लोज्ड पाथ मिल जाए तो। जैसे क्लोज्ड पाथ ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं इसमें पढ़ूंगा, इसमें बताऊंगा, ये सब होगा। मैं इसको इसमें बताता हूँ सर्किट्स में।
ओके, नेक्स्ट कम्स योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है, इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, मैं भी लिख दूंगा इधर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done to bring unit positive charge from infinity to a point in an electric field. Let us say कि यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा, हम Q चार्ज रखा, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। Q चार्ज रखा, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या फर्क पड़ता है। फिर क्या होगा, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये, जब ये चार्ज है तो एक क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। फील्ड इन द सेंस कि ये एक फोर्स जनरेट कर रहा होगा कि उसके इन्फ्लुएंस में अगर नेगेटिव चार्ज आता है और ये भी नेगेटिव है तो रिपेल करेगा। मैंने पहले स्टेटमेंट में बोला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर ये नेगेटिव है और इसके इन्फ्लुएंस में यानी इसके फील्ड के अंदर ये जो फील्ड क्रिएट करेगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज आता है तो ये उसको रिपेल कर देगा। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, एक और वाइस वर्सा, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। तो ये एक चार्ज है, इसने एक फील्ड बना रखी है इसके सराउंडिंग में, इसकी भी लिमिटेशंस होती हैं, इसने एक फील्ड बना रखी है। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब काम करना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब होता है वन, यूनिट मतलब होता है वन कूलम्ब चार्ज, वन कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से इसके इन्फ्लुएंस में आने तक, इसके इन्फ्लुएंस में आने तक वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इसके फील्ड में लाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस आप इसको याद कर सकते हैं, ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस कभी निकालते हैं हम लोग जब भी दो चीजों की बात कर रहे होते हैं। मतलब आप डिफरेंस को ऐसे सब्ट्रैक्ट की तरह समझ सकते हैं ना, कि किसी एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। यानी कि किसका डिफरेंस, हमें पोटेंशियल का डिफरेंस मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली हमारे पास आप यूं समझ लो कि दो पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट्स के अलग अलग पोटेंशियल्स हैं और इनमें से लेट्स से कि एक हायर पोटेंशियल पे है और एक लोअर पोटेंशियल पे है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल की जो डिफरेंस होगी उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इसको अपन ये नहीं कह सकते कि ये 0 ही रहेगा लोअर पोटेंशियल पे है, तो इट कुड बी 5 वोल्ट्स और इट कुड बी ये हायर पोटेंशियल वाला 20 वोल्ट्स पे है। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 20 - 5 which is 15 volts. So potential difference is the difference between two points which are at different potentials. Okay, so ये हो गया potential difference. Now next comes your electric current. Current क्या होती है? तो basically current is the flow of electrons. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से क्या होता है कि चार्जेस का फ्लो होना होता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं करंट को, करंट I इक्वल्स टू चार्जेस फ्लोन, ये चार्जेस पासिंग थ्रू through a fixed through a cross section per unit time। इसको मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं। जैसे कि ये एक आपकी वायर है, ठीक है, इस वायर में से लेट्स से आपने इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना चालू किया और इधर से आपने बैटरी लगा दी है, इसकी कुछ रेजिस्टेंस वगैरह होगी, बट हमें क्या पता करना है कि इसके अंदर से करंट कितनी फ्लो हो रही है, I कितनी फ्लो हो रही है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या पता करना होगा कि चार्जेस इसके थ्रू कितने जा रहे हैं, इसके थ्रू कितने चार्जेस पास हो रहे हैं। तो दैट मच
अमाउंट ऑफ चार्ज इन, ये क्रॉस सेक्शन है, मैंने ऐसे लिया है कि ये आपका ये है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हुआ, ये वाला पोर्शन। सो दिस इज क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट टाइम। सो आई विल बी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, दैट विल बी योर करंट। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, Q से चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं, Q बताया मैंने कि Q से हम चार्ज को डिनोट करते हैं, और टाइम T सेकंड्स में होना चाहिए, टाइम क्या किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए। और ये करंट है, I इज करंट। तो करंट की जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। तो करंट की यूनिट एम्पियर है। तो हम अब 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए इस फॉर्मूले को देखिए, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है, विच मीन्स करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। अभी अगर मुझे 1 एम्पियर चाहिए, कितना चाहिए, 1 एम्पियर। सो इस साइड 1 होना चाहिए, फॉर दैट आपने इधर भी 1 वोल्ट 1 कूलम रखना है, चार्ज 1 कूलम अपॉन में टाइम 1 सेकेंड। तो क्या ये 1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट इज दैट मच ऑफ करंट which when 1 coulomb of charge flowing through this cross section in 1 second. 1 ampere current is the amount of charge flowing through the cross section area in 1 second। तो इस तरह से हमारा 1 एम्पियर डिफाइन हो जाएगा। ये अच्छा एक डेफिनेशन है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। वैसे ही हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेम हम लोग आपने जैसे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने डेफिनेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट इज हमारा हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V था, पोटेंशियल डिफरेंस V was equals to वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमने उस डेफिनेशन में बात करी थी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और दो अलग पॉइंट्स पे हम जब पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात कर रहे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ से आपको 1 वोल्ट डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वर्क की होती है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। So 1, okay, so 1 volt potential difference will be 1 volt when the work done to move 1 coulomb of charge, work done to move 1 coulomb of charge is 1 joule, then that potential difference will be called as 1 volt. So that's the definition. ओके, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ वोल्ट, और इसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो है वोल्ट मीटर। ये एक डिवाइस है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग वोल्टेज या यूं कहिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं।
वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए, एम्पियर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, उसका नाम है एमीटर। इसका यूज करके हम लोग करंट इनटू द सर्किट मेजर करते हैं। इसको हम लोग इसमें सीरीज और पैरेलल वाले में देखेंगे कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं और एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं इन द सीरीज इन द सर्किट, सो दैट वी कैन मेजर करंट एंड वोल्टेज। तो ये सारी डिवाइसेस हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं सर्किट डायग्राम के ऊपर। तो सर्किट क्या होता है? तो जब कभी भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो एक क्लोज्ड पाथ होना जरूरी है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए एक पाथ होना जरूरी है और वो पाथ क्लोज्ड भी होना जरूरी है। अगर ये पाथ कहीं से भी ब्रेक होता है देन योर इलेक्ट्रिक करंट, और यूं कहिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्टॉप्ड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमारा रेस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो के लिए, तो करंट फ्लो रुक जाएगा। ओके, तो अब हमें ये पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमारा क्या है, फ्लो ऑफ करंट का रीजन है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी है, सॉरी सेल है, मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करके हम बैटरी बनाएंगे। तो ये सेल है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होके पॉजिटिव पे जाना चाहेगा, यहां से चल के ये पॉजिटिव पे जाना चाहेगा। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। ओके, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट का फ्लो मानते हैं, फ्लो ऑफ करंट। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो हो रही है तो आपका करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा होगा, इधर से इधर फ्लो हो रहा होगा। सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक हमारा करंट फ्लो होता है और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। तो ये कह सकते हैं कि करंट फ्लो इज अपोजिट टू इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हो गया सर्किट डायग्राम का कंप्लीट होना जरूरी है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे और करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में। तो अभी हम सिंबल्स का देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं इस सर्किट के अंदर, जो अभी मैंने सर्किट की बात करी थी, इसके अंदर जो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं उनमें से एक आपको इस तरह का दिख रहा हो, इसको हम लोग की बोलते हैं। की मीन्स अगर आपने किसी सर्किट के अंदर इसको लगा के रखा है तो ये की अगर आपने ओपन करी है तो ये सर्किट ओपन हो जाएगी, और इसको अगर आपने क्लोज करा, एक स्विच टाइप है ये, इसको अगर आपने क्लोज करा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आता है ये अभी आपको मैंने दिखाया था, ये प्लस है, ये माइनस है, पॉजिटिव और हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव और लोअर पोटेंशियल, इसको हम लोग सेल बोलेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बैटरी बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगी, बैटरी होगी। उसके बाद आपकी आती है वोल्ट मीटर होती है, इसी तरह से एमीटर होती है, फिर गैल्वेनोमीटर होता है। ये सारे डिवाइसेस हैं, इनके सिंबल्स इस तरह से हैं। उसके बाद इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओके, तो सिंबल्स में इतना ही है, और कुछ होगा तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट कम्स, अब हम लोग ओम्स लॉ के ऊपर जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जनरली समझिए कि एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज ओम्स लॉ या डिफाइन ओम्स लॉ। तो डिफाइन कैसे करते हैं ओम्स लॉ में? हमारे साइंटिस्ट साहब ओम साहब हैं, उन्होंने दिया था ये ओम्स लॉ। according to Ohm's law, the current flowing in a circuit, तो जब हम एक सर्किट की बात कर रहे होते हैं, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा, द करंट फ्लोइंग इनटू दिस सर्किट
पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R है। मैं आपको रेजिस्टेंस बता दूं, ये रेजिस्टेंस है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट्रिक्ट करने वाली जो बाधाएं होती है, इसको हिंदी में बाधा बोल सकते हैं रेजिस्टेंस को। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है इनसाइड अ कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, फिर भी उनको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलता है ड्यू टू आप अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोलिजन्स होते हैं प्लस रिपल्शंस होते हैं, उसके वजह से जो ओपोजिशन मिलता है दैट इज कॉल्ड योर आपका रेजिस्टेंस कहलाता है वो। तो हर वायर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी रेजिस्टेंस रहती है। ऑल्सो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके मटेरियल के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये हम रेजिस्टेंस में फिर से पढ़ेंगे। तो अभी आते हैं इसके ऊपर। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपने अप्लाई करी है उसी के अकॉर्डिंग करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा होगा। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे करंट ज्यादा फ्लो होगा, कम करेंगे करंट कम फ्लो होगा। सो आई यानी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द सर्किट। ये है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो यहां से हमें निकल कर आता है V अपॉन I इक्वल्स सम कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। इसी कांस्टेंट का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से। और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, ये अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और यूं कहें फ्लो ऑफ करंट को। तो ऑपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अभी ये रेजिस्टेंस जो है ये आपके मेटल के अंदर होंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब रेजिस्टेंस आपका कब उसी मेटल का कब बढ़ेगा कब घटेगा। तो जैसे आपने एक वायर ली, तो वो वायर हो सकता है कि इतनी पतली वायर हो, या हो सकता है वो मोटी हो वायर, या उसकी लेंथ कम हो या ज्यादा हो। तो क्या होगा अगर हमारी मेटल सेम रहेंगे, जो जिस कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर सेम रहेगा, बट उसकी लेंथ को अगर मैं कम कर दूं, उसके थिकनेस को मैं बढ़ा दूं, तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो आपका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस R, ये आपका लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आपने लेंथ को बढ़ाना चालू किया, कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाना चालू किया, तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑल्सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। यानी कि अगर आपने वायर की थिकनेस बढ़ानी चालू करी, अगर आपने वायर की थिकनेस को बढ़ाना चालू किया, तो क्या होगा कि आपका रेजिस्टेंस कम होना चालू होगा। ये भी आप 12th की फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे कि ये कैसे होता है। ओके, उसके बाद ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की। तो बेसिकली एक फॉर्मूला है रो L अपॉन A, इसको हम लोग रो बोलते हैं, विच इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, इसको रो पढ़ते हैं RHO, रो, और इसका नाम है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपकी जो रेजिस्टेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये रो जो है ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मटेरियल में कुछ स्ट्रेन स्ट्रेस ये सब चीजें होती है, फिनोमिना होती है, वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब ये चेंज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती है। बट अपने को इस पे कंस्ट्रेंट रखना है कि अपन मटेरियल में ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ज्यादा चेंजेस को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, या हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ओके, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम है, OHM, और इसे डिनोट किया जाता है इस तरह के सिंबल से ओम। ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। ओके, तो अभी एक और चीज है, ओम्स लॉ के अंदर
हमें पता है कि ओम्स लॉ के नियम के अनुसार जो हमारी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इनटू द सर्किट। तो यहाँ से हम वी आई कर्व बनाएंगे, वी आई बोले तो वोल्टेज करंट का कर्व बनाएंगे, कर्व या ग्राफ बोलिए उसको। तो एक तरफ हम रखेंगे करंट को, दूसरी तरफ रखेंगे वोल्टेज को। तो जब भी आपका वोल्टेज जीरो रहेगा तो करंट भी जीरो रहेगा। वैसे ही जैसे आपने वोल्टेज को बढ़ाना चालू किया और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये करंट भी बढ़ना चालू होगा और एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता चला जाएगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ता चला जाएगा। और ये जो आपने ये कर्व ऑब्टेन करा है, ये जो ग्राफ आपने ऑब्टेन करा है, इसको कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सकता है। जैसे आप कोई एक सर्किट बनाएंगे, इस तरह की एक सर्किट बनाएंगे, एक सर्किट बना लेंगे जिसमें आप एक कोई बल्ब वगैरह कनेक्ट करेंगे, एमीटर भी कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करेंगे। एक वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक इस लाइन के अंदर एमीटर कनेक्ट करेंगे जो सीरीज में होगा। एमीटर आपकी सीरीज में होगी, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में होगा विद रिस्पेक्ट टू योर रेजिस्टेंस। उसके बाद आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे और हर चेंज के बाद आप एमीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि जो ओम्स लॉ है वो प्रूव होता है उससे। तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, मतलब उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करते हैं, बुक्स के अंदर ऐसा करके दिखाया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे प्रूफ करते हैं, तो आपको एक सर्किट लेना है, उसके अंदर एमीटर वोल्ट मीटर कनेक्ट करके आपको वोल्टेज को चेंज करते हुए करंट को मेजर करना है और एक ग्राफ प्लॉट करना है। जो आपको इस तरह का ग्राफ मिला तो आपका एक्सपेरिमेंट सही है। तो ये ओम्स लॉ हो गए। अब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया आपको कि रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है और रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे यानी थिकनेस बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। ये हो गई रेजिस्टेंस की बात। एंड ऑफ कोर्स मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो हेंस रेजिस्टेंस भी आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अभी अगर एक सीरीज है, एक सर्किट है, उसके अंदर दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, दो रेजिस्टेंसेस इस तरह से लगे हुए हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको सर्किट के अंदर दिखाया है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने V अप्लाई किया है और लेट्स से कि सर्किट के अंदर करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का नाम मैंने दे दिया R1, इसका नाम दे दिया है R2, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंसेस हैं, इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। मींस आपका एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये सीरीज क्या होती है? तो सीरीज के केस में क्या होता है कि जो करंट आपकी सर्किट में फ्लो हो रही है वो दोनों में से फ्लो होगा। विच मीन्स अगर आपने इस रेजिस्टेंस की जगह पे कोई बल्ब लगाया तो यहां से जो बल्ब ग्लो होगा और यहां से जो बल्ब ग्लो होगा वो दोनों में से सेम करंट फ्लो हो रही होगी। ओके, अभी एक ऐसा सर्किट मैं दिखा रहा हूं आपको। यहां पे भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, यहां से तो करंट I आया, लेकिन इस रेजिस्टेंस R1 से जो करंट फ्लो होगा वो I1 होगा और इधर से जो करंट फ्लो होगा वो I2 होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे सीरीज कहते हैं, इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो न्यूमेरिकल्स होता है वो बेसिकली इन्हीं दोनों के ऊपर होता है कि आपके जो सीरीज में होंगे तो आप उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, और पैरेलल होगा तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो इसमें से कुछ डाटा आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया बताओ, लेट से आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू दे दी,
उसके बाद आपसे पूछा करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बताओ। इस वाले में आपको रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू दे दे, पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, फिर पूछे I1 की वैल्यू बता दो, मतलब R1 से कितना करंट फ्लो होगा, R2 से कितना करंट फ्लो होगा। तो ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि अगर आपकी सीरीज में जो कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो इसको हम लोग टैकल कैसे करते हैं। इसलिए इन सीरीज R1 R2 R3, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है V, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I, सब में से करंट I ही फ्लो होगा। सही है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू R होना चाहिए, बट ये R यहाँ पे 3 R है और यहाँ पे तो एक ही R है, तो हमें इन तीनों को एक में कंबाइन करना होगा, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो हम इसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो अभी इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, इससे भी I, इससे भी I। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका V3 हो गया, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन V1 V2 V3 मिला के आपका V होना चाहिए, विच मीन्स योर V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3। व्हाट अबाउट V1, V1 कितना है, I R1, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, I R1। V2 कितना है, V2 है I R2 प्लस V3 कितना है, I R3। और V हमारा कितना था, I R, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, तो हम V की जगह पे I R रख देंगे और इसे हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन को R इक्विवेलेंट मैंने बोला है। ओके, अब यहां से अपन I तीनों में कॉमन हो सकता है और हमारा बच गया अंदर में R1 प्लस R2 प्लस R3। इस साइड में आपका I इंटू R इक्विवेलेंट है, तो ये I और ये I कट जाएगा, R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका R इक्विवेलेंट का सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ है। ये प्रूफ है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वैसे ही हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखेंगे। पहले इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स कॉल इट क्वेश्चन में है R1 इक्वल्स टू 4 ओम्स, R2 इक्वल्स टू 6 ओम्स, R3 इक्वल्स टू 5 ओम्स, and your potential difference equals to 30 volts. So the question is, what is the amount of current flowing through the circuit? ये ऐसा ही पूछ सकता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू R1 बता दो। बात एक ही है, पूरी सीरीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसके ऊपर बात कर रहे हैं, पूरी सीरीज में I करंट ही फ्लो हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वाले ही अलग अलग हो। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 बता दो। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, I निकालना है। I निकालने के बाद उसके R2 से मल्टीप्लाई करना, I निकालने के बाद R2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल अप्रोच है, तो आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। पहले आपको क्या निकालना होगा, इसका R इक्विवेलेंट निकालना होगा। R इक्विवेलेंट आप निकालेंगे, उस सबको ऐड करना है। 15 ओम्स, वोल्ट आपको दिया हुआ है, I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट एज पर ओम्स लॉ। यहां से आपको मिल जाएगा I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो यही मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा और बाकी वैल्यूज आपको पता है, 30 है, नीचे 15 है, एंड दैट विल बी योर एम्प्स, सो 2 एम्प्स। तो I आपका 2 एम्प्स हो रहा है, तो यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल बनता है। और इसमें से आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो आप बता सकते हैं। तो इसको पता करने के लिए आप देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा
कि ये पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसीलिए इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगाते हैं वो इसकी पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में लगाने से क्या होगा, ये किसका मेजर कर रहा होगा पता ही नहीं है, इसलिए इसे पैरेलल में वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। और करंट थ्रू द सर्किट सेम है, इसलिए हम लोग सीरीज में लगाते हैं करंट को, सॉरी एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं। तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन, Rn जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे आप उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो वहां से आपको आर इक्वलेंट मिल जाएगा इन केस ऑफ सीरीज। अब हम लोग देखेंगे कि आर, और इसका प्रूफ भी कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट कम्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा दिया था कि कैसा दिखता है, क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? अरे देखो यार, R1 R2 R3, अगेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज V, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मेन सर्किट में I है, लेकिन ईच इंडिविजुअल R1 रेजिस्टेंसेस के पास I1 है, इधर I2 है, इधर I3 है, एंड दिस I इज हैज, यही वो I है जो यहाँ पे तीनों में स्प्लिट हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं पहले स्टेटमेंट हमारी होगी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, एज पर द ओम्स लॉ फिर से वो फिक्स रहने वाला है I इंटू आर इक्वलेंट। हमें आर इक्वलेंट निकालना है इन केस ऑफ, अभी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन चल रहा है तो हमें पैरेलल का आर इक्वलेंट निकालना है। ओके, तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, दिस I1 इज, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज अप्लाइड है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अप्लाइड विल बी सेम टू ऑल द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो V विल बी सेम फॉर एवरीवन, तो इन सब के लिए V क्या है, सेम रहने वाला है V, इसके लिए भी V है, इसके लिए भी V है। तो हमें यहां से I1 निकालना होगा, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। वैसे ही I2 क्या हो जाएगा, I2 V अपॉन R2। ये सब ओम्स लॉ से आ रहे हैं, V इक्वल्स टू IR से, तो I इक्वल्स टू V बाई रेजिस्टेंस नीचे चला गया तो V बाई R2। नेक्स्ट कम I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। नाउ ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर हम लोग I1 I2 I3 के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन विल गेट I1 की जगह पे अपन रख देते हैं V अपॉन R1, I2 की जगह पे रख देते हैं V अपॉन R2 और I3 की जगह पे V अपॉन R3। यहाँ पे आपको V कॉमन दिख रहा होगा तो आप यहाँ से V कॉमन कर सकते हैं, अंदर में बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड दिस I, यहां से आप I निकालना चाहेंगे तो क्या मिल जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन, ये नीचे चला गया R इक्वलेंट, क्या मिल गया, V अपॉन R इक्वलेंट। ये नंबर इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्वलेंट, क्योंकि हमें R इक्वलेंट ही निकालना है, इसके लिए वो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये भी और ये भी सेम है, कट जाएंगे। ओके, सो नीचे में है 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो दिस इज द R इक्वलेंट वैल्यू फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ देखा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्वलेंट का प्रूफ है। ध्यान रहे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में गलती हो जाती है कि हम 1 अपॉन R इक्वलेंट तो लेते हैं, बाद में कैलकुलेट करते 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 इसको कब ऊपर लेके चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है और गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस वही R1 R2 फ्रेम कर सकता है किसी तरह से। ओके, अब ये खत्म हो चुका है, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे पावर की ओर। ओके, अब हम लोग पावर की बात करेंगे। तो पावर की यूनिट पहले बता दूं, वाट होती है।
कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, पावर की यूनिट वाट होती है, हायर यूनिट्स में किलोवाट्स भी बोलते हैं। पावर को पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर में हम जो पावर होती है, पावर की जो डेफिनेशन होती है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है। वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है पावर की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, तो ये वर्क डन भी होगा जो इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में होगा। तो आपको याद होगा कि हमने इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में जो वर्क डन की बात करी थी वो थी अपनी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज, और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारी पोटेंशियल डिफरेंस थी, ये हमने पढ़ा था। और एक और चीज पढ़ी थी हमने, दैट इज आई इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू चार्ज मूव थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, और टाइम हमेशा सेकेंड्स में रखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, सो यहाँ से हम वर्क डन फिर से निकाल सकते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वर्क डन आएगी वो क्या आएगी, इसको W ले लो, W। तो यहाँ से जो वर्क डन निकल कर आएगी इंप्लाइज W इक्वल्स टू दिस चार्ज विल गो हियर, तो आपका V इंटू क्यू, और यहाँ से अपन Q निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो Q निकल कर आएगा Q इक्वल्स टू I इंटू T। इस Q की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। ये V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, I करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फॉर टाइम T seconds, that is your work done. Now this work done will be substituted in this formula of power, then we will get V into I into T time upon again T, this T get cancelled. Now we are in तो पावर की जो वैल्यू आ गई हमें यहाँ से V into I, which means पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, अभी ही रहने दो इसको, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज योर इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, सो ये हमारी पावर की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। नाउ हमें ओम्स लॉ के थ्रू ये पता है कि V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। तो ये V की वैल्यू आई आर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लो क्या होता है। तो चलो करके देखते हैं। P इक्वल्स टू V की जगह पे आई आर, तो ये एक I है, एक ये I है। पहले मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, I इंटू आर, ये वाली रख दी मैंने, और पहले से एक I वहां पे मौजूद है। ओके, तो ये I और ये I मिलके हो गया आर आई स्क्वायर, और ये R। तो पावर की एक और फॉर्मूला हमारे पास है। अभी इस चीज को I इक्वल्स टू V अपॉन आर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इस I की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा P इक्वल्स टू V, जो कि पहले से था। इस I की जगह पे अपन V अपॉन आर रखेंगे, V अपॉन आर रखेंगे। तो यहां से हमें फॉर्मूला जो मिल रहा है वो V स्क्वायर बाई आर मिल रहा है। तो हमने यहां से ये फॉर्मूला निकालने का पर्पस यही है कि अगर हमें क्वेश्चंस के अंदर I के टर्म में और R के टर्म में दिए हुए हैं और पावर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और अदरवाइज आपके पास ये फॉर्मूला है और आपको कन्वर्जन पता है तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको करंट की वैल्यू नहीं दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करके पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर की यूनिट वॉट है। ओके, अब हम इसमें एक चीज और सीखेंगे कि जो हमारे डोमेस्टिक यूज होते हैं, यानी जो हमारे घर में यूनिट में यूज करते हैं ना, हम लोग किस में मेजर करते हैं कि हमारे घर में आता है यूनिट में। तो ये वॉट जो है पावर की यूनिट है वॉट, बट ये बहुत ही छोटी यूनिट है तो हम इसे वॉट नहीं किलो वॉट में यूज करेंगे, किलो वॉट में यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू 1000 वॉट। ओके, सो पावर P इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, सो हमारी ये है 1 किलोवाट। ये 1 किलोवाट पावर हमारी 1 किलोवाट कब होगी, जब हमारा वर्क डन जो होगा, वर्क डन होगा 1 जूल, 1 जूल वर्क डन होगा
इन यूनिट टाइम। अगर 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम बोलने का मतलब होता है 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 जूल वर्क डन होता है तो जो पावर बनती है, सॉरी ये वॉट है, किलोवाट में बदलने के लिए हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगा 1000 वॉट बनेगा। और इस साइड भी 1000 से मल्टीप्लाई करा तो इधर कितना बनेगा 1000 जूल्स पर 1 सेकेंड। तो 1000 वॉट यानी 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट पावर कब प्रोड्यूस होगी या कब कंज्यूम होगी, 1000 जूल्स का वर्क होगा इन 1 सेकेंड। तब जाके जो पावर जो हमारी कंज्यूम होगी दैट विल बी योर 1 किलोवाट। ओके, बट जो हमारे हाउस होल्ड यूजेस में आते हैं वो यूनिट में आते हैं, वो यूनिट लिख के आता है कि 5 यूनिट हुआ, 10 यूनिट हुआ, और 5 रुपए यूनिट है, 6 रुपए का यूनिट है। तो अपन इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारा जो बिल आता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर आता है। तो हमने कितनी एनर्जी यूज करी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बिल आता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में एक गहरा रिलेशन, वर्क डन में एक गहरा रिलेशन है कि जो वर्क डन है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या यूं कहें कि एज पर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमारी वर्क डन है वो इक्वल है किसके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो वर्क डन किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, एज पर द एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल है। ओके, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और यहाँ पे जो हमने किलोवाट में निकाला है, तो यहाँ पे हमारा 1000 जूल्स है, विच मीन्स ये जो वर्क डन है हमने किलो जूल्स में निकाल रखा है। तो अभी जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे होगी, हम इसको 1 किलोवाट इंटू 1 सेकेंड इक्वल्स टू आपका 1 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वाली। तो ये 1 सेकेंड के लिए, मतलब इसका मतलब है कि 1 किलोवाट की एनर्जी, 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी या 1 किलोवाट ऑफ पावर, 1 किलोवाट ऑफ पावर इज बीइंग यूज्ड फॉर 1 सेकेंड, देन द एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी योर 1 किलो जूल। तो हम 1 सेकेंड के लिए तो नहीं कर सकते, तो हम इसको 1 आवर के लिए करते हैं। तो 1 आवर के लिए अपने को क्या करना है, 3600 सेकेंड्स चाहिए। कितना चाहिए, 3600 सेकेंड्स। तो अपन इधर पे 3600 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी आपको वही करना पड़ेगा। तो 3600 किलो जूल, और इधर आपके पास है 1 किलोवाट। तो अभी ये आपका 1 आवर बन जाएगा। तो 1 किलोवाट मल्टीप्लाई विथ 1 आवर, और यू कैन से इक्वल्स टू 3600 किलो जूल ऑफ एनर्जी। सो 1 किलोवाट पावर 1 घंटे के लिए अगर हम यूज करें तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी हमारे घरों में वो कितनी होगी, 3600 किलो जूल कंजम्पशन होगा। ओके, तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन। तो इसकी जो यूनिट है इसको हम लोग कहते हैं किलोवाट, KW आवर, किलोवाट आवर। ये यूनिट है हमारी हाउस होल्ड वाली जो एनर्जी कंजम्पशन है उसकी। और इसी किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर को ही, 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट कहते हैं। जो हमारे घरों में यूज होता है 1 यूनिट, ये वही है। और अगर आपकी 1 यूनिट की प्राइस 7 रुपए है तो आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि आपका मंथ में लेट्स से आपने 120 किलोवाट आवर यूज किया है और यूनिट यूज किया है। किलोवाट आवर बोलिए या फिर यूनिट बोलिए, बात एक ही। और आपने अगर 7 रुपए की पर यूनिट के हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट किया तो 840 रुपीज आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगी। तो यही है पावर के अंदर। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, और उसके बाद हम लोग
न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसमें मैंने वैसे तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए अप्रोच बता दिया कि कैसे अप्रोच करनी है, वो ओम्स लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपके पास 3-4 फॉर्मूले हैं, लेट्स रिकॉल दोस फॉर्मूले। तो पहला तो अपने पास पावर के ही 3 फॉर्मूले हैं अपने पास, तो चलिए उसको देख लेते हैं एक एक करके। ओके, और यूनिट्स पे थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। तो अपने पास पहले तो है V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ से, और इससे पहले हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। एक क्रॉस सेक्शन लिया था हमने ऐसे यहां से, तो इसके अंदर से जो चार्ज आ रहा था पर यूनिट टाइम, वो करंट बताता है कितना करंट जा रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस was work done to move unit charge, work done per unit charge। then अपने पास पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, और इसको ओम्स लॉ के हिसाब से हम इसके 3 फॉर्मूले बना रखे थे, इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R ऑल्सो इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो ये 3 फॉर्मूले पावर के थे, ये V के फॉर्मूले हैं, ये I के लिए है, और यहां से भी आप V और I में रिलेट कर सकते हैं। फिर रेजिस्टेंसेस में आपके पास था R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज, सीरीज के लिए था R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन प्लस Rn तक। देन आपके पैरेलल के केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपके R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी 1/R1, और सॉरी इट वाज नॉट R इक्विवेलेंट, यही गलती होती है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Rn। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, और कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, इन दोनों के प्रूफ्स भी मैंने दे दिए हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर वो पूछा जाता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक हमारा हीटिंग इफेक्ट्स है, उसमें हम लोग देखेंगे कि हीटिंग के बाद जो हीटिंग प्रोड्यूस्ड होती है वो किस पे डिपेंड करती है और उसकी वैल्यू क्या होती है।